मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस चीज को पर्टेन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज युआन वैंग 5 रिसेंटली, ये सन नहीं है, ये रिसेंटली सीन इन न्यूज होना चाहिए, ठीक है। युआन वैंग 5 क्या है जो कि अभी हमने रिसेंटली न्यूज में दिखा है। इज इट अ चाइनीज मिसाइल, साउथ कोरिया का कार्गो शिप है, कार्गो शिप मतलब जिसमें हम लोग सामान यहां से वहां लेके जाते हैं, जापान का एयरक्राफ्ट शिप है, या फिर चाइना का रिसर्च वेसल, ठीक है। तो युवांग वैन 5 है ना, ये चाइना का रिसर्च वेसल, ठीक है। अब आप देखो ये जो रिसर्च वेसल है ना वैंग 5, ये बहुत टाइम से जुलाई अगस्त में न्यूज में आ रहा था। रीजन ये है ना कि इसको जाके बेसिकली श्रीलंका में डॉक करना था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको लेके बहुत एप्रीहेंसिव थी कि यार चलो ठीक है रिसर्च वेसल तो है, लेकिन क्या पता अगर इसमें मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो, अगर चाइना का कोई और इंटेंशन हो, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज्यादा न्यूज में आया था। क्लियर है। अब आप देखो इसके बैकड्रॉप में आप क्या करोगे। बहुत बार आपसे पूछ सकता है कि एक बात बताओ, चेकबुक डिप्लोमेसी जो होती है वो किस कंट्री के साथ एसोसिएटेड है। बहुत बार आपसे पूछ सकते हैं कि हम्बन टोटा जो है ये कहाँ है। तो हम्बन टोटा जो है दिस इज अ पोर्ट लोकेटेड इन श्रीलंका, ठीक है। इस तरीके से आपको बैकवर्ड लिंकेजेस क्रिएट करने होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन जुलाई 2022 विच कंट्री हैज लॉन्च्ड गोल्ड कॉइन्स टू टेम द इन्फ्लेशन इन द कंट्री, ठीक है। तो इनमें से कोई एक कंट्री है जिसने की गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे ताकि वो इन्फ्लेशन से बच सके। क्लियर हो रहा है। तो देखो हमारे पास इसमें क्या क्या ऑप्शन है, वी हैव पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, यूक्रेन। इसका आंसर है जिम्बाब्वे। क्लियर हो रहा है। अब जिम्बाब्वे ने यहाँ पे गोल्ड कॉइन को लॉन्च किया है, और वो गोल्ड कॉइन का उन्होंने यहाँ पे नाम दिया था, वो है मौसी ओ आर्टुनिया, ठीक है। अब एक चलो यहाँ पे हम लोग थोड़ा इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं। अब आप समझो यहाँ पे देखो, इन्फ्लेशन जो होता है ना उसका मतलब होता है इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। आपके सामान या जो भी आपके मार्केट में सामान मिल रहे हैं उनके दामों में बढ़ोतरी हुई है। अब जिम्बाब्वे में क्या सिचुएशन हो रहा था। अब हम यहाँ पे रीजंस के बारे में ना जानते हुए सिर्फ ये जानते हैं कि जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन की समस्या आई थी। अब ये क्यों आई थी, क्योंकि जिम्बाब्वे ने बहुत सारी करेंसी प्रिंट कर दी थी, बहुत सारी करेंसी प्रिंट, यानी कि उनके सेंट्रल बैंक ने धड़ाधड़ नोट छापने चालू कर दिए थे। अब आपसे पूछा जाए इंडिया के केस में भी यही होता है, आरबीआई जो है वो नोट छापता है, वहां भी एक सेंट्रल बैंक है, वो धड़ाधड़ नोट छाप रहा था। उसको लग रहा था अगर वो नोट छापेगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे नोट छापने से होता क्या है, नोट छापने से ये होता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, लेकिन गुड्स तो उतने ही है। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स होता है, जिसके चलते इन्फ्लेशन बढ़ते ही जाता है, ठीक है। अब इसी चीज से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोल्ड कॉइन इशू कर दिया, क्योंकि जो आपकी करेंसी है, जो आपकी पेपर करेंसी है या जो टोकन करेंसी है, उसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही थी ड्यू टू इन्फ्लेशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who has emerged as the highest bidder in the 5G spectrum auction? अभी 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन कंडक्ट कराया गया था, इसमें किसने सबसे ज्यादा बिड किया है। वोडाफोन आइडिया, रिलायंस ग्रुप, अडानी, एयरटेल। चलो इसका आंसर तो मैं होप कर रहा हूँ सबको पता होगा, इसका आंसर है रिलायंस जियो। क्लियर है। उन्होंने लार्जेस्ट स्पेंडर के रूप में ये इमर्ज हुए हैं, और इन्होंने टोटल जो बिडिंग हुई थी उसका 50% एयरवेव्स इन्होंने परचेज कर लिया है टू द अमाउंट ऑफ 88,000 करोड़। चलो ठीक है, वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। एज पर द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स हु इज द रिचेस्ट एशियन फीमेल। सावित्री जिंदल, यांग हुआन, हुआंग स्यूहिंग, शेख लुबाना अल कासमी, इनके हिसाब से कौन जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ रही है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड ओवर है। तो इसका आंसर है हमारा सावित्री जिंदल, ठीक है। शी इज द रिचेस्ट एशियन विमेन, और इन्होंने रिप्लेस किया है फान हुआंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट पुलिस हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट्स कलर। किस स्टेट पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से नवाजा गया है, ठीक है। तो ये जुलाई की न्यूज है। बहुत बार आपसे पूछ सकते हैं कि किस प्रेसिडेंट के दौरान इनमें से जो भी स्टेट का नाम है उसको प्रेसिडेंट कलर से नवाजा गया था। तो ये होंगे वेंकैया नायडू, ठीक है। ये सारे हम लोग जुलाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तमिलनाडु पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया था।
ठीक है। और तमिलनाडु जो है ना, ये ओनली स्टेट इन द कंट्री है जिनका की एक अलग से आइडल विंग है। और ये आइडल विंग क्या करता है, ये वो यूनिट है जो कि थेफ्ट इन एंशंट आर्टिफैक्ट्स या कल्चरल आर्टिफैक्ट्स के साथ डील करता है। क्लियर है। बाकी जितने भी स्टेट पुलिस है ना, उनमें एक अलग से डेडिकेटेड विंग नहीं है। उनका जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेटिव विंग्स है वो इस तरह के देखता है इन तरह की चीजों को, कुछ एक अलग से विंग नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में एक अलग से विंग है। क्लियर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल स्लोगन फॉर द पेरिस ओलंपिक्स 2024? अभी देखो, अभी हम लोग रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक्स की बात कर रहे थे, लेकिन अब पूरा शिफ्ट हो गया पेरिस ओलंपिक। तो इनमें से पेरिस ओलंपिक जो 2024 में होगा, उसका ऑफिशियल स्लोगन क्या है? ठीक है, ऑफिशियल स्लोगन क्या है? द चीयरफुल गेम्स, वन वर्ल्ड वन ड्रीम, अ न्यू वर्ल्ड, गेम्स वाइड ओपन। तो इसका जो ऑफिशियल स्लोगन है, दैट इज गेम्स वाइड ओपन। और ये कब कंडक्ट कराया जाएगा? दिस विल बी कंडक्टेड फ्रॉम जुलाई 26 टू 11th ऑफ अगस्त 2024। ये पेरिस ओलंपिक का कंडक्शन डेट है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। Which state cabinet has passed a resolution for the creation of 7 new districts in the state? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो इसमें आंसर है द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इन्होंने अभी एक रेजोल्यूशन पास किया है, ये 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स को क्रिएट करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आफ्टर द क्रिएशन ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो हो जाएगी 13 नंबर, और अर्लियर जो थे वो है 23। क्लियर है। चलिए, अंडर द नेशनल आविष्कार अभियान, हाउ मेनी मैथ्स एंड साइंस क्लब विल बी ओपन इन बिहार? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो। नेशनल आविष्कार अभियान के तहत कितने मैथ्स और साइंस क्लब जो है वो बिहार में ओपन किए जाएंगे? बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। 75,424 मैथ्स एंड साइंस क्लब्स विल बी ओपन। क्लियर है। और यहाँ पे बेसिकली देयर विल बी 66,000, क्या अप्रोक्सीमेटली, मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूँ, एलिमेंट्री स्कूल्स होंगे और अप्रोक्सीमेटली 9,000 हाई स्कूल्स। अभी भी डिस्क्लेमर, ये एक एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट डेटा डिमांड करोगे, आप उसको कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अगले वीडियो में आपको एग्जैक्ट डेटा बता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें यही जानना है कि कितने मैथ्स एंड साइंस क्लब ओपन कराने की बात कर रही है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अ ड्रोन कंट्रोल एंड कमांड सेंटर विल बी ओपन एट विच प्लेस इन पटना? ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए कहाँ पे कमांड सेंटर ओपन किया जाएगा? इनमें से किस एरियाज में? देखो, मसारुई, बार, दानापुर, कुमराहर। तो ये बेसिकली ओपन किया जाएगा कुमराहर में। क्लियर है। अब आप देखो यहाँ पे कुमराहर और भी किस लिए फेमस है पता है ना? यहाँ पे कुमराहर पैलेस है, वुडन पैलेस। ठीक है। चलो, एक और क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट सेक्शन में बताना कि ये पैलेस जो है ये किस मौर्यन किंग का है। ठीक है, व्हाट द पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Recently, Supreme Court has quashed the initiative of which state government to provide 100% रिजर्वेशन टू लोकल्स इन पब्लिक जॉब? देखो, एक स्टेट गवर्नमेंट है जिसने बोला है कि हम गवर्नमेंट जॉब्स में 100% रिजर्वेशन देंगे रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट को, जो उसी स्टेट के निवासी हैं उनको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस इनिशिएटिव को क्वैश कर दिया है। तो ये इनमें से किस गवर्नमेंट की रूलिंग है? सो दिस इज द रूलिंग ऑफ झारखंड स्टेट गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव अभी आया था। तो ये झारखंड गवर्नमेंट का 2016 का इनिशिएटिव है, जिन्होंने बोला था कि ये लोकल्स ऑफ 13 शेड्यूल्ड एरियाज को 100% रिजर्वेशन देंगे पब्लिक जॉब्स में। तो इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है अंडर आर्टिकल 14, अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 3 और 35। ठीक है। तो बाकी हम नहीं देखते, हम इन दो के तहत देखते हैं कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखो, सबसे पहले तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है। कैसे वायलेट कर रहा है? क्योंकि ये एक एडवर्स डिस्टिंक्शन बना देगा रेसिडेंट्स के बीच में और नॉन रेसिडेंट्स को बीच में, जबकि बोला गया है कि प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। क्लियर है। अब देखो, आर्टिकल 16 जो है, जो बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, लेकिन उसी आर्टिकल 16 का एक हमारा क्लॉज 3 है जो बोलता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। पार्लियामेंट ऐसा नियम बना सकता है जिसमें कि वो रेसिडेंट को एक कंडीशन बना सकता है जॉब के लिए। क्लियर है। यानी यस,
हम लोग एडवर्स डिस्टिंक्शन कर सकते हैं रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट पे, लेकिन इसके लिए जो लॉ बनाने की पावर है वो पार्लियामेंट को है, नॉट विद द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? तो आई होप आपको ये पूरा इशू समझ में आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which became the first Indian city to get Google's Environmental Insights Explorer data। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल का एक इन्वायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा है, ये इनमें से किस इंडियन सिटी को सबसे पहले दिया गया है? ठीक है, बेंगलुरु, औरंगाबाद, मदुरई, इंदौर। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज औरंगाबाद। ठीक है, तो औरंगाबाद बिकेम द फर्स्ट स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया जिसको कि गूगल ने इन्वायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा प्रोवाइड किया है। अब ये जो डेटा का प्रोविजन है ना, दिस इज इन लाइन विथ रेस टू जीरो एंड रेस टू रेजिलियंस। ठीक है, ये यूएन के दो प्रोग्राम है जो कि इन्वायरमेंट में सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करने के लिए लॉन्च किए गए। ठीक है, दीज आर द टू प्रोग्राम ऑफ यूनाइटेड नेशन फॉर सस्टेनेबल एनवायरमेंट। क्लियर है? तो औरंगाबाद वो पहला इंडियन सिटी बना है जिसको कि गूगल ने इस डेटा के साथ फर्निश किया है। आगे बढ़े, विच आईआईटी हैज लॉन्च्ड। अब देखो, अगर यहाँ पे आईआईटी नहीं भी होता, सिर्फ यहाँ पे दे देते विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड, नीलेकनी सेंटर एट AI4 भारत टू प्रमोट द इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। यहाँ पे 4 आईआईटीज का हमको यहाँ पे मेंशन है, इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास ने ये नीलकनी सेंटर एट AI4 भारत लॉन्च किया है, और इसका जो मेन एम है ये इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है। ठीक है, इसका जो प्रोग्राम का एम है वो है टू बिल्ड ओपन सोर्स लैंग्वेज एआई, ओपन सोर्स लैंग्वेज एआई फॉर इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात कर रही है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसका मेंशन है। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेप है ना, ये इसी के तहत एक और मुहिम है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यूएसए हैज किल्ड विच अलकायदा लीडर इन काबुल इन अ ड्रोन स्टैक। ठीक है, एक ड्रोन स्ट्राइक में एक अलकायदा लीडर की अभी डेथ हुई है, तो वो अलकायदा लीडर कौन है जिसको कि अभी यूएसए ने मारा? ठीक है, देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास, अयमान अल जवाहिरी, सैफ अल अडेल, अब्दुल्ला अहमद अब्दुल्ला, हजमा बिन लादेन। क्लियर? ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। इस क्वेश्चन का आंसर है अयमान अल जवाहिरी। क्लियर है? अब ये देखो, ये जो अल्मा अयमान अल जवाहिरी है ना, इनके ऊपर में 25 मिलियन यूएस डॉलर की बोंटी है। कहने का मतलब यह है कि जो भी इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा, यूएसए की गवर्नमेंट उनको 25 मिलियन डॉलर देगी। क्लियर है? और इनको ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया था काबुल अफगानिस्तान में। क्लियर है? और जो हमने मिसाइल यूज किया है, देखो ड्रोन एक्चुअली क्या होता है ना, चलो ठीक है, ड्रोन तो हम इसके आगे में कैमरा फिट कर देंगे, ड्रोन हमको बता देगा कहाँ पे क्या चीज सिचुएटेड है। लेकिन आजकल के जो ड्रोन होते हैं ना, वो एक्चुअली मिलिट्री ग्रेड ड्रोन होते हैं। ठीक है, मिलिट्री ग्रेड ड्रोन होते हैं, इनमें ना मिसाइल्स भी होती हैं। तो जो इस ड्रोन में हमने मिसाइल यूज किया था उसका एक अलग से नेम है, उसका नाम है हेल फायर R9X मिसाइल, और इसका एक निक नेम भी दिया गया है, इसको हम कहते हैं निंजा मिसाइल। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नैन्सी पेलोसी बिकेम द सेकेंड यूएस स्पीकर टू विजिट ताइवान। ये जुलाई अगस्त में बहुत ही फेमस न्यूज आया था कि यूएसए की वहां जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ना, कहने का मतलब ये है यूएसए का जो लोकसभा है, ठीक है, इंडिया में जिस तरीके से लोकसभा है उसका जो काउंटर पार्ट यूएसए में है, उनकी जो स्पीकर है उन्होंने ताइवान को विजिट किया था। और जब उन्होंने ताइवान विजिट किया था उसके बाद चाइना ने अपना ऑफेंस लॉन्च कर दिया था। यहाँ पे वो अलग अलग एरोप्लेन जो है वो ताइवान की एयर स्पेस में भेजते थे, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनर में चाइना ने इस मूव को रिटेलिएट किया। क्लियर है? तो चलो, नैन्सी पेलोसी जो है ना, शी इज द सेकेंड यूएस स्पीकर टू विजिट ताइवान। तो ये तो दूसरी हो गई, पहला कौन था? देखो अगेन हमारे पास में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो वो जो पहले पर्सन थे उनका नाम है न्यू गिनरिच। ठीक है, यहाँ पे टी साइलेंट है इसलिए हम इसको पढ़ते हैं न्यू गिनरिच। क्लियर है? इन्होंने विजिट किया था 1997 में। क्लियर है? ये थोड़ा सा जो डिटेल है मैंने आपको इसके बारे में दिया है। चलो, अब एक और छोटी सी चीज आपको बताता हूं। देखो बेसिकली ताइवान जो है ना, ये एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है,
और चाइना मानता है कि ताइवान जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये चाइना का पार्ट है, जिसे कि चाइना बहुत बार बोलता है वन चाइना पॉलिसी। क्लियर है? और इंडिया जो है ना वो वन चाइना पॉलिसी को रिस्पेक्ट करता है। इसीलिए अगर कोई भी नेशन अगर ताइवान में अगर अपना वो एम्बेसी खोलती है, या अगर वो ताइवान के साथ इंडिपेंडेंट रिलेशन रखती है, तो इसका ये मतलब हो रहा है कि वो कंट्री ताइवान को एक अलग देश के रूप में ट्रीट कर रही है, जो कि वन चाइना प्रिंसिपल के खिलाफ है। इसीलिए चाइना जो है वो जनरली वैसे देशों के साथ कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसी के बैकड्रॉप में अभी आई थिंक सिर्फ 10 या 20 नेशन ही है जिनका की इंडिपेंडेंट डिप्लोमेटिक रिलेशन है ताइवान के साथ। इंडिया का भी ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, इंडिया का ताइवान के साथ ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, लेकिन हम कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल रिलेशन रखते हैं ताइवान के साथ। क्लियर है? कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल रिलेशन। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्या इंडिया वन चाइना पॉलिसी को मानता है, आंसर है यस, इंडिया रेस्पेक्ट्स वन चाइना पॉलिसी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विच मिसाइल वॉज यूज बाय द यूएसए टू किल अईमाल एल जवाहरी? देखो, इसके पिछले जो हम लोग का था उसी में मैंने आपको बताया था कि इनको काबुल अफगानिस्तान में मारा गया एक ड्रोन स्ट्राइक से, और वो जो ड्रोन है ना उसमें एक मिसाइल कैरी कर रहे थे, और उस मिसाइल का नाम था हेल फायर R9X मिसाइल, जिसको कि निक नेम में दिया जाता है निंजा मिसाइल। क्लियर है? यहीं पे मैंने इसको मेंशन किया हुआ, तो इसका आंसर है हेल फायर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड साउथ कोरिया यूएसए जापान मिलिट्री एक्सरसाइज? तो ये बेसिकली एक ट्राइलैटरल एक्सरसाइज है जो साउथ कोरिया, यूएसए और जापान, देखो ये तीनों लाइक माइंडेड कंट्रीज है, ठीक है। तो ये तीनों अभी एक साथ आई हैं और इन्होंने अभी एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराया है। कहां पे? पैसिफिक ओशन। तो वही मिलिट्री एक्सरसाइज का यहां हमसे नाम पूछ रहा है। देखो क्या नाम है उसका, ड्रैगन राइड, ओरिएंट शील्ड, पैसिफिक ड्रैगन ड्रिल, या फिर डॉन बिल्स। इसका जो नेम है दैट इज पैसिफिक ड्रैगन ड्रिल। क्लियर है? चलो, अब यहां पे ये बेसिकली क्या करते हैं, ये यहां पे अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट करके उनका केपेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। अलग अलग इक्विपमेंट, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग वेपन्स को यहाँ पे चेक किया जाता है। तो यहाँ पे जो इनका मेन फोकस है दैट इज ऑन बैलिस्टिक मिसाइल्स। क्लियर है? अब यहाँ भी अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना हो, देखो यहाँ ड्रैगन 2 बार दिया गया है, तो बहुत हाई चांसेस है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर हो। और अगर पैसिफिक ओशन में हो रहा है तो शायद उसका नाम पैसिफिक ड्रैगन ड्रिल दे दिया हो। लेकिन देखो ड्रैगन राइड भी हो सकता है, मैं इसको डिस्काउंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इफ यू वांट टू मार्क द आंसर तो इस तरह के एजुकेटेड गेसेस आपको लेने पड़ेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has been awarded with the Distinguished Indologist Award for the year 2011? जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग, हेनरिक फ्रेयर, यू लॉन्ग यू, वेनर मिन्स्की। किनको डिस्टिंग्विश इंडोलॉजिस्ट अवार्ड से अभी अभी हमने नवाजा है? तो उनका नाम है मिस्टर जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ही इज अ कनेडियन, ये कनाडा के रेसिडेंट है। क्लियर है? अब मिस्टर जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग ही इज द 7th रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड। इनके पहले 6 और लोगों को हमने डिस्टिंग्विश इंडोलॉजिस्ट अवार्ड दिया जा चुका है। क्लियर? तो जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग इज द 2021 विनर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड एंड ही इज द 7th रेसिपिएंट टू गेट दिस अवार्ड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया मुस्लिम विमेन राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? August 3rd, August 22nd, August 1st, July 30th। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 अगस्त। क्लियर? अब इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डेटा बोल देता हूँ। ये August 1st किस लिए? क्योंकि दिस इज द डे ऑन विच द लॉ अगेंस्ट ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था वो इस दिन ऑपरेशनलाइज हुआ था, या कहने का मतलब है वो इस दिन इफेक्ट में आया था। कब? 1 August 2019। क्लियर? याद रखना, बहुत बार ये पूछा जा सकता है, इंडियन मुस्लिम विमेन राइट डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 August कोमेमोरेट विच इवेंट? ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन दे सकते हैं, ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला, और अलग अलग आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। तो वहां आंसर क्या होगा कि वो दिन है जब ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट लॉ इफेक्ट में आया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बिल्ड हाउ मेनी गार्लैंड ट्रेंचेस इन द हिली एरियाज ऑफ साउथ बिहार? अगर आपने
देखो ये थोड़ा सा मैं बिहार का मैप बना, बिहार का मैप अगर आपने देखा है तो बिहार का जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स है वो झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करती है। और हमें पता है कि झारखंड का जो नॉर्दर्न पार्ट है दैट इज द प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू मींस स्मॉल हिल्स। तो अगर झारखंड का वो रीजन प्लेट्यू रीजन है तो साउथ बिहार में भी वहां पे छोटे छोटे हिल्स होंगे। तो अभी बिहार गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो गार्लैंड ट्रेंच बनाएंगे। तो ऐसे कितने गार्लैंड ट्रेंच बनाने की बात हुई है? ऐसे 40 गार्लैंड ट्रेंच बनाने की बात हुई है। क्लियर है? अब ये गार्लैंड ट्रेंच क्या होता है, यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, वाटर जो है ना, वाटर इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग ट्रेंचेस। यहाँ पे जैसे पानी जो होता है वो ट्रेंच, ट्रेंच मतलब खाई बना देता है। लेकिन अगर हम यहाँ गार्लैंड ट्रेंच बनाएंगे तो पानी जो है यहाँ पे खाई नहीं बना पाएगा, और ये जो पानी यहाँ हिली एरिया से आ रहा है हम इसको भी रोक दिया करें। क्लियर है? तो ऐसे 40 सच इनिशिएटिव या 40 सच गार्लैंड ट्रेंचेस बनाने की बात की गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप? इनमें से कौन सा कंट्री मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का मेंबर नहीं है? इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इसका आंसर है इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लो। अब ये जो अपनी पार्टनरशिप है इसका जो मेन एम है दैट इज टू सिक्योर सप्लाई चेन, सिक्योर सप्लाई चेन फॉर मिनरल्स। और एक और इसका क्या एम है, टू रेड्यूस द डिपेंडेंस ऑन चाइना। देखो चाइना जो है ना उसने एक ऐसा सप्लाई चेन क्रिएट कर लिया है जहां पे उसके हेल्प के बिना रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट इनका आना जाना पॉसिबल ही नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप मान के चलो आप कि आप एप्पल का फोन बाय करते हो, तो एप्पल के फोन को पूरा जो उसका असेंबली है वो चाइना में होता है। अगर चाइना में कुछ हो रहा है तो सोचो एप्पल के फोन आपको मिलना बंद हो जाएंगे। सिमिलरली ये जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है ना, इन्होंने कुछ एक ऐसा सप्लाई चेन बनाने की बात कर रहे हैं जहां पे क्रिटिकल मिनरल के लिए अब चाइना पे आपकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। क्लियर है? दिस इज एन 11 मेंबर्ड बॉडी। यहाँ पे 11 मेंबर नेशंस है, और वो 11 मेंबर नेशंस में वी हैव यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड वगैरह वगैरह। और एक यहाँ पे कॉमन एजेंसी है, यूरोपियन कमीशन। क्लियर है? बट इंडिया इज नॉट अ मेंबर, इंडिया इसका मेंबर नहीं है।